हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के ऊपर बात करेंगे और उसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे और ये पता करेंगे कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी शक्ति और कार्य क्या होते हैं तथा उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में ध्यान से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको आता है तो आप जो है ना इसकी पुनरावृत्ति से उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपके बहुत उपयोगी साबित होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, है ना, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 71A में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने या उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसको हम कैबिनेट भी कहते हैं, और उसका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, राष्ट्रपति जो है इसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, यानी वो खुद से अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के कार्य को करना है तो उसे मंत्री परिषद की सलाह को लेना अनिवार्य होता है। अच्छा, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है वह तो मंत्री परिषद में निहित होती है, पर उसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी सारी चीज़ें जो हैं वो मंत्री परिषद ही करती है हमारी, पर उसका जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। ये लाइन इस बात को ये दिखाती है कि जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है वो किस में निहित है, हमारी कैबिनेट में ही निहित होती है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। इतना महत्वपूर्ण पद है, केवल राष्ट्रपति ही इससे ऊपर माना जाता है। तो अब यह पता करना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री जो है वो संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन इस प्रकार है, यानी कि इन सब अगर ये जो चीज़ें हैं अगर इनको फॉलो करता है हमारा प्रधानमंत्री तभी तक वह पद पे बना रहेगा, अदरवाइज वह पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको प्रधानमंत्री को फॉलो करना ही पड़ेगा या उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो प्रधानमंत्री है वह अपने पद को खो देगा। तो पहली चीज़ है कि केंद्र सरकार के पास एक मंत्री परिषद होगी और जिसके प्रमुख जो होगा वह कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है और ये चुनाव जो करती है वो जनता करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अगर नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो अंतिम नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही द्वारा की जाती है। अंततः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, आगे दोस्तों बात करें तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है, यानी जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह अपने कैबिनेट के मंत्रियों को चुनता है और उन मंत्रियों को ही वो पद दिए जाते हैं जिनको प्रधानमंत्री परामर्श करता है और बताता है कि कौन सा मंत्री किस पद के लिए उपयोगी या मतलब चुना जाए। अच्छा, आगे जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, जितने भी मंत्री होते हैं ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रधानमंत्री केवल सिफारिश करता है, उनकी नियुक्ति जो करने वाला व्यक्ति है वो राष्ट्रपति ही होता है। अंततः पूरे कैबिनेट की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति के मर्जी से मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक जो मंत्री हैं वह अपने पद पर बने रहेंगे। और दोस्तों एक बात और है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को सीधे नहीं हटा सकता है कि वो जब चाहे, जब वो देखेगा कि जो मंत्री है वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तब राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री की सलाह से उसके पद से हटा सकता है। अच्छा, आगे कोई भी एक मंत्री जो 6 माह तक किसी लगातार संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होगा। यानी दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि मंत्री, ऐसा कोई भी मंत्री जो 6 माह तक किसी लगातार संसद का सदस्य नहीं है, यानी किसी भी संसद में नहीं आया है या फिर जो नहीं है उसकी किसी भी सम्मेलन में नहीं आया है, तो वह मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य माना जाएगा और उसको तुरंत ही निष्कासित कर दिया जाएगा।
अच्छा, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य की बात करें तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य की बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और प्रधानमंत्री अपने लाभ के लिए व्यापक शक्तियों का उपयोग करते हैं। वह देश का मुख्य कार्यकारी या सर्वे सर्वा होता है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर सबसे ज़्यादा जिसके पास होती है वह प्रधानमंत्री में ही निहित है। वही और सारे मंत्रियों को वो शक्तियाँ प्रदान करता है ताकि वह अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएँ। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी शक्ति। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश का मुख्य कार्यकारी या सर्वे सर्वा होता है, केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। अच्छा, तो उसकी कुछ शक्ति और कार्य को अगर हम अंदर जाके समझें तो मुख्यतः वो इस तरह से होती है कि पहला वो सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, पूरे देश का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पद है या उसे फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं, तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट की पूरी शक्तियां जो निहित होती है वह प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। सभी निर्णय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह व सहायता के बाद राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, यानी कि अंततः तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, पर जितनी भी सलाह है वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री जो निर्णय लेता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक करा के उसके निर्णय के अनुसार ही लेता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो है वो अपना वोट डालते हैं, वही निर्णय मान्य होता है। अच्छा दोस्तों, अगला जो इसका मुख्य कार्य है वो है कैबिनेट अपना मंत्रिमंडल का नेता, यानी कि जो पूरा कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो होता है उसका नेता हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। अपनी नियुक्ति के बारे में वही राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि कौन क्या है, यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को वही बताता है कि कौन सा मंत्री किस पद को संभालेगा, तभी राष्ट्रपति अंततः हस्ताक्षर करके उस मंत्री को चुनता है। वो मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करता है, यानी अगर कोई मंत्री सही से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उनको बदल सकता है, वह उनका ट्रांसफ़र या कोई दूसरा विभाग भी उन्हें दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो भी मंत्रिपरिषद की बैठक जो होती है या कैबिनेट सदस्यों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री ही करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करता है। अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय है और वो सही नहीं लग रहा है तो प्रधानमंत्री उस निर्णय को मान्य ना करने के लिए बाध्य नहीं होता है, यानी वो उसको ना मान्य करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसी प्रधानमंत्री के पास शक्ति निहित है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। अगर उसको लगता है कि कोई भी व्यक्ति सही से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उसको इस्तीफा देने के लिए भी कह सकता है। या अगर वह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है या किसी भी तरह की आनाकानी कर रहा है तो राष्ट्रपति को भी वह उस मंत्री को हटाने की सिफारिश कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा हो जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल लगभग भंग हो जाती है, यानी पूरी मंत्रिमंडल का चुनाव फिर से लगभग तय माना जाता है। अच्छा, तीसरा मुख्य पॉइंट है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध अथवा कड़ी, यानी जो मंत्रिमंडल है और राष्ट्रपति के बीच में, क्योंकि सारे डिसीजन राष्ट्रपति को लेने हैं और मंत्रिमंडल जो होता है वो जनता के चुनाव से चुनी जाती है, तो उसकी सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है हमारा प्रधानमंत्री। वह मंत्रिमंडल के निर्णय को परखता है और उसके बाद अगर वह सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को उस निर्णय के से अवगत कराता है और उसको लागू करने के लिए उसको सलाह भी देता है। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 78 में यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट हैं और उसके निर्वहन के लिए वह राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसा दोस्तों भी मैंने कहा था, निम्नलिखित ऐसे मामले हैं जहां वह ऐसे कार्य करता है।
तो पहला जो मामला है वह है केंद्रीय मामलों के प्रशासन और कानून के लिए प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय पर संवाद करते समय, यानी केंद्रीय मामलों या प्रशासन से जुड़े हुए कोई भी विषय है उस पे वो निर्णय लेता है मंत्रिपरिषद की सहमति से। और जब मंत्रिपरिषद द्वारा किसी भी निर्णय पर विचार करने के लिए संविधान की किसी भी धारा या परिषद की राय नहीं ली जाती है तो राष्ट्रपति इस तरह के मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकता है। यानी अगर मंत्रिमंडल से बात नहीं की जा रही है तो सीधे प्रधानमंत्री से उसको सलाह लेनी होती है और प्रधानमंत्री की सहमति से ही वह उस निर्णय को मान्य कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति को पूरा करने, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो अपने आप में ही पूरक होता है, पर उस पद को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए या राष्ट्रपति जो है वो तानाशाह ना हो जाए, तो उसको इस चीज़ से रोकने के लिए संविधान में एक बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है और उस पद का नाम है प्रधानमंत्री। अच्छा, आगे दोस्तों, जब राष्ट्रपति संघ के मामलों या किसी ऐसी बातों के प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री ही उन्हें वह जानकारी प्रस्तुत करता है। यानी राष्ट्रपति कोई भी जानकारी है मंत्रिमंडल या किसी भी विषय से संबंधित तो वह प्रधानमंत्री से ही आग्रह करता है उस जानकारी के लिए, और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को उससे जुड़े हुए बातों से अवगत कराता है। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वह है संसद का नेता। यानी कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह संसद का एक प्रमुख नेता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं होता। वह सत्र के लिए अपनी बैठकों और कार्यक्रमों की तिथियां की किस स्थिति में सत्र को हमें रखना है इसका निर्धारण करता है और साथ ही साथ यह भी फैसला करता है कि सदन का सत्रावसान किया जाए या उसे भंग किया जाए। यानी दोस्तों, अगर सदन जो है वो सही से कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति चाहे तो वह यह निर्णय ले सकता है कि हमें संसद को भंग करना चाहिए, इस सदन को भंग करना चाहिए और नई कैबिनेट की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, सदन जो है वो कैबिनेट को ही कहते हैं। अच्छा, आगे जो प्रधानमंत्री होता है हमारा, वह एक प्रमुख प्रवक्ता होता है। यानी जो कैबिनेट होती है उसकी सारी चीज़ों को बाकी लोगों को अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री ही अपने भाषण में उन चीज़ों से लोगों को अवगत कराता है। अपनी नीतियों, अपनी घोषणाओं, जो कुछ भी वो करता है, और जो सवालों के जवाब, अगर किसी भी विषय पर जो जनता के सवाल या किसी भी उससे जुड़े हुए सवाल उठ रहे हैं तो उनका भी जवाब जो है वो प्रधानमंत्री ही देता है। आगे, विदेश संबंधों में मुख्य प्रवक्ता। अगर विदेश मामलों की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बात की जाए तो राष्ट्र का एक मुख्य प्रवक्ता होता है और विभिन्न देशों की यात्रा करता है वो इससे संबंधित। इसलिए जो प्रधानमंत्री की यात्रा की जाती है, जिसको हम लोग ये समझते हैं कि यह बेकार की है, तो वो बेकार की नहीं होती है। वो जो यात्रा है वो विदेश संबंधों से जुड़ी हुई यात्रा होती है और उससे कई ऐसे रास्ते निकलते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से जिससे राष्ट्र का बहुत ज़्यादा हित होता है। अच्छा, आगे पार्टी का नेता होता है, वो अपनी पार्टी के सदस्यों का नेता होता है। यानी जितने भी पार्टी के सदस्य हैं वह उनका एक लीडर होता है। जो पार्टी के सदस्य हैं वो उसकी बातों को बहुत मुख्यता देते हैं। आगे, विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष होता है। जो सरकारी आयोग होते हैं, मुख्य आयोग, तो प्रधानमंत्री होने के नाते वह कुछ जो मुख्य आयोग हैं उनका अध्यक्ष भी होता है। तो उनमें से जो कुछ मुख्य आयोग हैं वो हैं योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो यह वो विभाग हैं जिनका वह मुख्य नेता भी होता है। अच्छा, आगे जो है वो है गठबंधन सरकार में कार्य। गठबंधन सरकार का मतलब है कि जब सरकार मेजॉरिटी नहीं पाती है तो उसका गठबंधन होता है। यानी दो या उससे ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करती हैं तो और सरकार बनाती हैं, तो उस तरह की सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो राज्य की गतिविधियां हैं उसके विशेष उद्देश्य को हल करने के लिए एक अस्थायी अवधि के लिए 2 या 2 से अधिक अलग अलग दलों के व्यक्तियों के साथ
आने या एक गठबंधन में प्रवेश करने को गठबंधन कहते हैं। यानी सीधी सी बात जो मैंने बताया आपको कि दो अलग अलग पार्टियां हैं, अगर एक पार्टी मेजोरिटी नहीं सिद्ध कर रही है तो वो और दूसरी पार्टियों से मिलके गठबंधन बना सकती है। तो उसमें भी जो प्रधानमंत्री होता है वो उन दोनों के बीच में अगर वैचारिक भेदभाव या वैचारिक जो किसी प्रकार की लड़ाई चल रही हो तो उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ही मुख्य रूप से कार्य करता है, और जो वैमनस्य की चीज़ होती है उसको दूर करता है। तो इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद जो है हमारे भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अच्छा, इससे आगे का वीडियो देखने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए भी अच्छा होगा, और आगे जो आपका वीडियो बनेगा ठीक है उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे की हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।